अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू उर्दू पिक्सेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो तुर्की और उसकी तारीख पर है, लेकिन इस बारे में बात करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, तुर्की एक यूरोशियाई मुल्क है जो जनूब मगरब एशिया में जजीरे नुमा अनातोलिया और जनूब मशरकी यूरोप के इलाके बल्कान तक फैला हुआ है। नाज़रीन, तुर्की की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें शुमाल मगरब में बल्गारिया, मगरब में यूनान, शुमाल मशरिक में किर्गिस्तान और मशरिक में आर्मीनिया, ईरान और आज़रबाईजान का इलाका नखचुआन है और जनूब मशरिक में इराक और शाम शामिल हैं। अलावा से शुमाल में मुल्क की सरहदें बहरे अस्वद, मगरब में बहरा एजन, बहरा मरमरा और जनूब में बहरा रूम से मिलती हैं। नाज़रीन, तुर्की एक जमहूरी लादीनी आइनी जमहूरियत है जिसका मौजूदा सियासी निज़ाम 1923 में सकूत सल्तनत उस्मानिया के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की ज़ेरे क़यादत तश्कील दिया गया। ये अक़वाम मुत्तहदा और मोतमर इस्लाम का बानी रुकन और 1949 से यूरोपीय मजलिस और 1952 से शुमाली उक़यानूसी माहिदे का रुकन है। यूरोप और एशिया के दरमियान महल वक़ू के एतबार से अहम मकाम पर वाक़या होने की वजह से तुर्की मशरकी और मगरबी सकाफ़तों की तारीख चौराहे पर वाक़या है। नाज़रीन, अब हम तुर्की की तारीख के बारे में बात करते हैं। जदीद तुर्की का मौजूदा इलाका इन कदीम तरीन इलाकों में से है जहाँ मुस्लिम इंसानी तहजीब मौजूद है। नाज़रीन, तुर्की की अनातोलिया की तारीख बहुत कदीम है। यहाँ पत्थर के ज़माने से इंसान मौजूद हैं। नाज़रीन, बहरा अस्वद के इर्द गिर्द के इलाकों से 10,000 साल पहले आबादी के आसार मिलते हैं। नाज़रीन, तुर्की का पहला दौर ज़माना कबल अस तारीख था जो 2500 से कबल मसीह का दौर था। इसके बाद कांसी का दौर आया जो 500 कबल मसीह से 700 कबल मसीह था और इसके बाद लोहे का दौर आया और फिर रोमन बाज़ंतीनी दौर आया, जिसके बाद सल्जूकी और फिर उस्मानी दौर आया जो 1299 से 1923 तक का दौर था। नाज़रीन, तुर्की में कबल अस तारीख के ज़माने के आसार मिलते हैं। बहरा अस्वद की तहत में इंसानी आबादी के आसार मिलते हैं जिनसे ये मालूमात होती है कि किसी ज़माने में ये इलाके पानी से बाहर थे। किसी जोग्राफी हादसे के नतीजे में बहरा अस्वद की सतह बुलंद हुई और ये इलाके ज़ेरे आब आ गए। किसी ज़माने में अनातोलिया का बड़ा हिस्सा इराक की कदीम अक़दानी सल्तनत के ज़ेरे असर रहा। तारीखी तहकीक़ात से मालूम होता है कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का ज़माना भी यही था। ऐन मुमकिन है कि इन्हीं के तूफ़ान के बाइस बहरा अस्वद की सतह बुलंद हुई हो। नाज़रीन, अब कांसी के ज़माने की मुतल्लिक बात करते हैं। इस ज़माने को कांसी का दौर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ज़माने में आलात और बर्तनों का बड़ा हिस्सा कांसी से बनाया जाता था। 2500 कबल मसीह के बाद हत्तियों ने अनातोलिया में कदम जमाने शुरू कर दिए। ये इंडियोपेन नस्ल के कसान थे। उन्होंने अनातोलिया के इलाके में एक अजीम सल्तनत कायम की। इनके कवानीन मुआसी तहजीबों की बनिस्बत इंसान दोस्त इनके पूरे दौर में दीगर अक़वाम अनातोलिया पर हमले करती रही। नाज़रीन, हत्तियों का मज़हब मुश्तरकाना था जिसमें वो मुतअद्दिद खुदाओं की पूजा करते थे। नाज़रीन, बादशाह को पुजारियों का सरबराह कहा जाता था। हत्ती सल्तनत 1400 कबल मसीह अपने अरूज को पहुंची। आहिस्ता आहिस्ता इसे ज़वाल आ गया और इसकी जगह मुतअद्दिद तहजीबों ने ले ली। हत्तियों के साथ साथ अनातोलिया के कुछ हिस्से पर अशूरी भी काबिज रहे। इनका असल वतन दिजला और फरात के दरमियान सरखेज़ वादी थी जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। यहाँ से ये दिजला फरात से ऊपर की जानिब सफर करते हुए अनातोलिया पर काबिज हुए। इस पूरे अरसे में तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी रियासतें कायम रहीं। मगरबी जानिब से ये यूनानी अक़वाम के ज़ेरे असर रहा, जबकि मशरकी जानिब से ये इराक की कदीम सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा। नाज़रीन, इस ज़माने में मगरबी तुर्की में आइनिया तहजीब, फ्राइजिया तहजीब और बराए की तहजीब गालिब रही। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से लोहे के दौर का आगाज़ हुआ। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने इनके हाथ में लोहे को नरम कर दिया था जिसके बाइस उन्होंने लोहे की वसी सल्तनत कायम की। नाज़रीन, इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोहे के अलावा दीगर किस्म की सनतों की गैर मामूली तरक्की की हवाओं को मुस्कर किया गया। समंदर के खजानों को तलाश किया गया। अजीमुल शान इमारतें तमीर की गईं। इनकी सल्तनत में साइंसी तरक्की का ये आलम था कि यमन जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क की मलका भी इनके महल पहुँचकर खुद को भी देहाती जैसा महसूस करती थी। ये तरक्की इसराइल से निकलकर दीगर कौमों तक भी जा पहुंची। इस दौर में मगरबी तरक्की लिड्रिया की सल्तनत और मशरकी तरक्की ईरान की पाका मुंशी सल्तनत के ज़ेरे असर आ गया। 334 कबल मसीह में इस इलाके को यूनान के सिकंदर ने फतह कर लिया, मगर इसके जानशीन इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल न सके और ये टुकड़ों में तकसीम हो गई और इसके बाद यहाँ तवील अरसे तक यूनानियों की सलियोसी सल्तनत की हुकूमत रही जो 63 साल तक कायम रही।
درمیان میں کچھ عرصے کے لیے آرمینیوں کی حکومت بھی یہاں قائم رہی، جس کے کچھ عرصے بعد رومیوں کو بھی عروج نصیب ہوا اور ان کے فاتحین نے پورا اناطولیہ فتح کر کے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ ابتدا میں یہ ایک جمہوری حکومت تھی، لیکن بعد میں یہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ترکی کے علاوہ اردن، مصر، شام، فلسطین پر بھی قبضہ جما لیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بسط ہوئی اور آپ کے بعد آپ کے ماننے والوں کی بڑی تعداد نے ترکی کو اپنا مسکن بنا لیا اور یہاں دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ 300 عیسوی کے لگ بھگ پورے علاقے کی اکثریت نے مسیحی مذہب اپنا لیا تھا اور پھر رومی شہنشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب قرار دیا۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے موجودہ استنبول کے مقام پر قسطنطنیہ بسانے کا حکم دیا تھا، جو اس کا دارالحکومت کہلاتا تھا۔ 7ویں صدی میں مسلمانوں نے شام اور مشرقی ترکی کو فتح کر لیا اور رومی سلطنت اناطولیہ کے مغربی علاقوں تک محدود ہو گئی اور اس سے سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر سلجوکیوں کے زوال کے بعد ترکی کے سیاسی منظر نامے پر عثمانی ابھرے، جنہوں نے اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم ریاست سلطنت عثمانیہ کی تشکیل دی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی۔ سلطنت عثمانیہ نے 631 سال تک حکومت کی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں دنیا کی سب سے طاقتور قوت تھی۔ عثمانیہ کی فتوحات کے نتیجے میں اسلام یورپ تک پہنچا اور عثمانیوں نے کئی فتوحات کی، اور پھر 1923 کو معاہدہ لوزان کے تحت بین الاقوامی برادری نے نو تشکیل شدہ جمہوریہ ترکیہ کو تسلیم کیا۔ ناظرین، ترکی پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کا ہدف $5 ارب سالانہ تک لے جانا چاہتا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان 2009 میں صرف $782 ملین کی دو طرفہ تجارت ہوئی، جو دونوں کی صلاحیتوں سے بہت کم تھی۔ ناظرین، پاک ترک بزنس کونسل پاکستان اور ترکی کے درمیان باہمی تجارت کو 2012 تک $2 ارب تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے، لیکن ترکی کی خواہش ہے کہ دونوں کے درمیان تجارتی حرف کو بڑھا کر $4 یا $5 ارب سالانہ تک لے جایا جائے، جس کے لیے دونوں ممالک کی کوششیں تیز کرنا ہوگی۔ ترکی میں پاکستان کے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں گہری دلچسپی پائی جاتی ہے۔ ترکی کی ایک کمپنی نے پہلے ہی سندھ میں ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے لیے ایک ونڈ مل یونٹ لگا رکھا ہے۔ ناظرین، جبکہ ترکی کے کچھ کمپنیاں پاکستان میں ہائیڈرو پاور کی صلاحیت کا بھی جائزہ لے رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان سے پانی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کر سکے۔ ناظرین، پاکستان اور ترکی بہت سے شعبوں میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔